दोस्तों नमस्कार। आज पूरे देश में एक ही चर्चा है। पूरे देश में चर्चा ये है कि दिल्ली में केजरीवाल हार गए और वहाँ पे वर्षों बाद जो है कमल खिला है। और ये कमल खिला है तो इसमें जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा का जो है एक अलग योगदान माना जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा का एक अथक परिश्रम, मेहनत का फल है जो दिल्ली में वर्षों बाद जो है कमल खिला है। जो है केजरीवाल वहाँ पे राज किए, उसके पहले शीला दीक्षित 15 साल लगातार राज की है। तो कहने का मतलब है कि दिल्ली में बहुत दिनों के बाद कमल खिला है और उस कमल खिलने के पीछे का राज क्या है। और केजरीवाल जो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली हुई पार्टी, एक वॉलेंटियर पार्टी बनाए और जिस पर जो है दिल्ली के पढ़ी लिखी जनता, जिसको कहा जाता है कि मेट्रो सिटी दिल्ली भारत की जान है, शान है, और वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में आगे होते हैं। और वो लोग जो है दिल्ली में केजरीवाल को स्थान दिए और 10-11 साल जो है 3 बार सब मुख्यमंत्री बनने का उनको वहाँ पे मौका मिला। हालांकि एक बार तो जो है कुछ ही दिनों के बाद सरकार गिर गई थी और दूसरे बार जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, तीसरे बार भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। अरविंद केजरीवाल को चौथे बार शपथ लेने की बात कर रहे थे तो अरविंद केजरीवाल एक स्लोगन भी छोड़े थे कि जेल का जवाब जो है वोट से दिया जाएगा। तो अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कृष्णकांत मिश्रा जी मौजूद हैं और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो अन्ना हजारे के टीम से निकले थे, पूरी की पूरी जो है देश की राजनीति बदलने चले थे, आज उनकी हालत क्या हो गई है। उन पे जो आरोप लगे, क्या आरोप इस बार सिद्ध हो गया है। जो है झाड़ू पूरी तरह से दूसरे को जो साफ करने आए थे पूरी तरह से साफ हो गया है और कमल खिल चुका है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस जनजस के प्लेटफॉर्म पे। केजरीवाल इस बार जो है पूरी तरह से साफ हो गए हैं। जनजोश का ये हार्दिक बधाई। और आज सुबह से ही चुनाव के परिणामों का रुझान आने लगा। उससे पहले वो ही स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि इस बार केजरीवाल की सरकार जाएगी। अब थोड़ा सा हम इसके बैक में जाते हैं कि केजरीवाल आए कैसे। और कोई भी राजनीतिक धारा जो है वो बदलती रहती है समय समय पर। उदाहरण के लिए दिल्ली में को राज्य का दर्जा मिलने के बाद बीजेपी राज्य का दर्जा दिलाने में उसकी अहम योगदान रहा, लेकिन वो उसको सत्ता बहुत दिन तक नहीं मिला। और उसके बाद कांग्रेस को मिला। दिल्ली राज्य बनाने का श्रेय ये भाजपा को जाती है, लेकिन सत्ता वहाँ नहीं बना पाए। इसके पीछे कारण था कि दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ शिक्षित जनता है, पूरे देश के लोग वहाँ रहते हैं। तो तमाम लोगों का एक एटीट्यूड होता है कि दिल्ली को दिल्ली जैसा होना चाहिए। तो दिल्ली को दिल्ली जैसा होना चाहिए, इस सपना को भाजपा पूरी नहीं कर पाई। नतीजा हुआ कि कांग्रेस को सत्ता मिली और शीला दीक्षित लगातार शासन में रही। अब उसके बाद उस समय स्थिति यह थी कि करप्शन प्रकाष्ठा पर था, उससे लोग ऊब रहे थे। लोग चाहते थे कि हमको करप्शन से कैसे छुटकारा मिले। हाँ, तो अन्ना हजारे जैसे गांधीवादी नेता उस समय लोकपाल को लेकर के आगे आए और उनके पीछे पीछे केजरीवाल जैसे काफ़ी युवा जो इस देश में भ्रष्टाचार से ऊब गए थे, वैसे लोग इनके प्लेटफॉर्म पर आए। इन्होंने जब देखा कि हमारे साथ एक बड़ा जमात खड़ा हो रहा है तो क्यों न राजनीतिक दल गठन किया जाए। यद्यपि अन्ना हजारे इसका विरोध किए थे। आज भी अन्ना हजारे का स्टेटमेंट आया है कि जब राजनीतिक दल की गठन की बात आई उस दिन मैं बैठक में नहीं गया क्योंकि मेरा विरोध था इस बात को लेकर के। लेकिन लोगों को लगा कि भाजपा और कांग्रेस से अलग हट करके ये झाड़ू भ्रष्टाचार को पूरी तरह साफ कर देगी। लोगों को उम्मीद थी कि साफ होगा। लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत है कि तत्काल उसकी सफाई करके पिछले 5 सालों में उन्होंने दिखाया। अच्छा काम भी किया, लोगों को संतुष्टि भी हुई। लेकिन कोई भी सत्ता या शासन जब लगातार चलता है तो उसमें भ्रष्टाचार का पनपना अवश्यम भावी है। नहीं सर, जब स्टार्टिंग में अरविंद केजरीवाल की सीटें कम आई थी
तो कांग्रेस के सहयोग से वो मुख्यमंत्री बने थे कुछ दिन के लिए। उस समय तो बड़े आम आदमी की तरह वो काम कर रहे थे, एकदम अपनी छोटी सी वैगनार गाड़ी से जाना, मतलब वीआईपी कल्चर को इग्नोर करना, वो सारी चीज़ें कर रहे थे। उस समय उनका था कि बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है। दूसरी बात कि जिस भ्रष्टाचार के सफाए के आधार पर हम आए हैं, हाँ, उसको कायम रखें तब, और उसी का नतीजा हुआ कि फिर अगली बार उनको पूर्ण बहुमत भी मिला। लोगों की चाहत थी, खास करके दो चीज़ दिल्ली में एक समस्या थी, वो झुग्गी झोपड़ी मलिन बस्ती, उसके उद्धार का उन्होंने काम बेशक बहुत किया, इसमें कोई दो मत नहीं है। पानी की समस्या थी, पानी के समस्या के लिए भी पहले कार्यकाल में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। आज भी पाइप बिछी है लेकिन पानी नहीं आ रही है। सर उन्हीं के सरकार में, अरविंद केजरीवाल के सरकार में कपिल मिश्रा जल मंत्री बने थे, और उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, तो वो जो है इस्तीफा देकर के फिर बीजेपी बाद में ज्वाइन किए। आज फिर वो इस बार चुनाव में जीत गए हैं, हो सकता है भाजपा के टिकट पर। भाजपा के देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट कर दें, कि राजनीतिक दल का एजेंडा और व्यक्ति का एजेंडा दोनों दो तरह का नहीं, ये मेरा कहने का मतलब ये था सर कि ये जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हमारी जो पार्टी आएगी भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो उसमें तो जल पानी का घोटाला हुआ। और वही कपिल मिश्रा उस पार्टी से निकल करके आने के बाद, मैं यही इसी बात को ये स्पष्ट करना चाहता था कि व्यक्ति की विचारधारा और राजनीतिक दल की विचारधारा दोनों दो धारा में बहती है। कुछ लोगों को केवल राजनीति करके विधायक एमपी बनना है, और कुछ है कि पार्टी का सिद्धांत है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वैसे व्यक्ति जब इस दल में रहें या उस दल में रहें, तो भ्रष्टाचार पनपने का संभावना पूरी तरह से बनी रहती है। ये सत्येंद्र जैन के बारे में जैसा कि हम लोग जानते थे कि ड्राई ऑनेस्ट आदमी थे, जो काफ़ी दिन तक जेल में रहे। सत्ता में जब लगातार ये होगा, आपकी लंबी पारी होगी, तो भ्रष्टाचार पनपेगा ही। हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि भाजपा पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है। वहाँ भी कहीं कहीं पर छोटे कहीं ना कहीं हर जगह पे। लेकिन एक चीज़ और इस चुनाव में देखने को, परिणाम जो आए सर, उसमें देखने को मिल रहा है कि अतीसी जो है ये जीती है। उसके अलावा जितने भी इनके दिग्गज हैं, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, ये सारे के सारे लोग, बड़े बड़े जो दिग्गज जो नेता हैं, जो फ्रंट से खेलते थे, फ्रंट से राजनीति करते थे, पार्टी संभाल रहे थे, वो सारे इस बार हार गए। अच्छा, एक बात और बहुत स्पष्ट कर दें कि केजरीवाल के जेल जाने के बाद एक चीज को केजरीवाल ने क्लियर नहीं किया। वहाँ पर एक चीज दिखाई दिया कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, वो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए आ गई। तो यह चीज दिखा कि जैसे अन्य राज्यों में छोटे क्षेत्रीय दल जो हैं, जो परिवारवाद के सहारे चलते हैं और परिवारवाद उस दल पर पूरी तरह से हावी हो चुका है, लोगों को उम्मीद थी कि केजरीवाल जैसे लोग इसको नहीं आने देंगे, नहीं होने देंगे, परिवारवाद से दूर हो जाएंगे। लेकिन एक छोटे एपिसोड में यह स्पष्ट हो गया कि यह पार्टी भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन एक चीज़ है सर, अब तो केजरीवाल तो जेल जाना तय है, चूँकि जिस प्रकार से केजरीवाल 15 करोड़ के घोटाले वाले आरोप लगाए, उस पर FIR हो गया। जमुना में जहर घोलने का जो आरोप लगाए, उस पर FIR हो चुका है। तो 2-4 दिन के बाद तो लग रहा है कि केजरीवाल को जेल जाना तय है। जांच एजेंसियां तो एक्टिव हो जाएगी, जांच एजेंसियां एक्टिव हो जाएगी। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा फिर हमको दूसरे जगह जाना होगा इसको समझने के लिए। आपको इसको समझने के लिए करुणानिधि और जयललिता का एपिसोड आप लोगों को याद होगा कि जब करुणानिधि सत्ता में आते थे तो जयललिता को जेल भेजते थे, और जब जयललिता सत्ता में आती थी तो करुणानिधि को जेल भेजते थे। तो ये एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण अगर किसी को जेल भेजा जाता है तो इसे हम कहीं पर उचित नहीं मानते हैं। रही बात भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। अगर उस जांच में ये आरोपी पाए जाते हैं तो जेल भेजा जाना चाहिए, सजा होनी चाहिए, ये अलग मैटर है। हमारा यह स्पष्ट कहना है कि आप सत्ता में जब आते हैं तो विपक्षी को जेल में डालते हैं। आपकी पहले से अगर मानसिकता बनी हुई है, तो इसको हम कहीं पर उचित नहीं मानते हैं। नहीं, अब दूसरी तरफ ये भी चर्चा, जैसे ये चुनाव जो जीत गए हैं, बीजेपी जीती है, उसके बाद से एक चर्चा और होने लगा है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो उसमें एक प्रवेश वर्मा है, मुख्यमंत्री के लड़के हैं,
दूसरा मनोज तिवारी का भी नाम आ रहा है। तो ऐसा लगता है क्या कि आपको बिहार, उसके बाद जो है बिहार में चुनाव है, अब बिहार में जब चुनाव है तो बिहार को साधने के लिए मनोज तिवारी के साथ मनोज तिवारी को आगे किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि अभी पिछला जो 3-4 राज्यों में चुनाव हुआ, उसमें जो मुख्यमंत्री बनाए गए, हाँ, आपको याद होगा कि हर बार कोई न कोई नया चेहरा को ला करके रख दिया गया, जैसे अचानक से उठा के किसी को भी डाल दिया गया। उत्तर प्रदेश में जब सत्ता आई थी तो जोगी से पहले ये मनोज सिन्हा और राजनाथ सिंह का नाम आगे चल रहा था, जो रेस में था, रेस में थे, और उसके बाद उठा करके ये जोगी जी को रख दिया गया, और जोगी जी लगातार सत्ता में कंटिन्यू किए हुए हैं। तो भाजपा ऐसी पार्टी है, हाँ, कि भाजपा में कोई जरूरी नहीं है कि जिनका नाम चल रहा हो उन्हीं को बनाया जाए। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये था सर कि अगर मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री का चेहरा वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या बिहार में उसका असर पड़ेगा चुनाव पे? बिहार की राजनीति अलग है, बिहार के राजनीति पर असर इस ढंग से नहीं पड़ता है। ये अब रही बात, बिहार में भी आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 15 साल से सत्ता में है, यद्यपि सत्ता का संचालन आपके द्वारा नहीं हो रहा है, आपके द्वारा सत्ता का संचालन नहीं हो रहा है, सत्ता का संचालन जदयू कर रहा है, तो बहुत प्रभाव नहीं तो थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। बिहार की जो चुनाव होता है तो ये सब मुद्दे, यहाँ चूंकि जातिवाद इतना हावी है, हाँ, कि उससे उबरना बहुत मुश्किल काम है। एक बात स्पष्ट कर दें आपको कि राजद जब से सत्ता में है तब से जो उसका आधार वोट है, हाँ, उसमें कभी कमी नहीं आई है। आप पिछड़ा, अति पिछड़ा का वोट नीतीश कुमार के साथ जो अटैच हुआ राजद से छिटक करके, और आपका जो सवर्णों का या सामान्य लोगों का जो वोट है, उस वोट को जोड़ करके आप 2 दलों के गठबंधन से राजद को सत्ता से दूर किए। तो आज भी ये बड़ा मुश्किल है कि एक एजेंडा पर बिहार में चुनाव जीता जाए, इसलिए बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, इसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा भी लोग जो है ये कयास लगाना शुरू कर दिए हैं सर, पॉलिटिकल गलियारों में ये चर्चा जोर पकड़ने लगा है कि जिस प्रकार से बीजेपी जो है दिल्ली में कमाल किए, कमल को खिला दिए और वहाँ से अप्रत्याशित जीत मिली है, पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। अब इनका तो बीजेपी का कौन बनेगा मुख्यमंत्री तो इनका जो है पार्टी का पर्सनल मामला है, किसे भेजेंगे। लेकिन इसके बाद जो ये कह रहे हैं कि अब यहाँ से जो है सीधे राजनीति का ध्रुव जो बिहार की तरफ घूमने वाला है, और बिहार में इसका क्या कुछ इसका असर पड़ा, चूँकि बिहार के पूर्वांचल, बिहार के लोग, यूपी के लोग बहुत ज़्यादा, मतलब 35-40% मात्रा में वहाँ पे रहते हैं, तो एक छोटा बिहार का झलक है सर वहाँ। बिल्कुल छोटा बिहार का झलक है, लेकिन वही आदमी आज जो बीजेपी को वहाँ पोल कर रहे हैं, आपसे मुक्ति पाने के लिए, सत्ता से मुक्ति पाने के लिए, यही लोग, हाँ, आपको सत्ता में लाने में भी बड़ा योगदान किए थे, उसमें भी बीजेपी थी वहाँ। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वहाँ नहीं थी, जब बीजेपी को 3 सीटें मिला करती थी, वही आदमी जब बिहार में आकर के पोल करते हैं, तो वो विचारधारा नहीं रह जाता है। यहाँ आकर के आने के बाद यहाँ जो जातीय समीकरण है उसके आधार पर पोल करते हैं। दिल्ली में बिहार के लोग ही दिल्ली में पूर्वांचली कहा करके वोट करना और उन्हीं लोगों के द्वारा बिहार में आकर के वोट करना, दोनों 2 फैक्टर है। बिहार में जाति व्यवस्था से अलग हट करके लोग पोल नहीं कर पाते हैं, ये समस्या है। और खास करके पूर्वांचली जिन्हें आप कहते हैं, उसमें बहुत सारे लोग, हाँ, यहाँ के व्यवस्था में रोजगार नहीं रहने के कारण दिल्ली पलायन करके रह रहे हैं। तो वो जब यहाँ आते हैं और जब ट्रेन में उनको ठूस करके आना पड़ता है, कोरोना के समय में किस तरह से लोग आए थे, कोरोना हो या कोई फेस्टिवल हो, तो उसका दंश भी फिर याद आ जाता है। अभी होली आने वाला है, होली में अब किस तरह से लोग आएंगे, हाँ, ये आप समाचारों में लगातार प्रतिदिन देखेंगे कि कैसे लटक करके बच्चों को बक्सा, टीना, डब्बा पर बैठ करके, मतलब कि वो आदमी के ऊपर यहाँ आने के बाद इन्हें ये भी याद रहता है। इसलिए इसके दिल्ली के आधार पर पोल यहाँ पूरी तरह से होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल है सर, अब दिल्ली के चुनाव हो चुके हैं, वहाँ पे बीजेपी जीत चुकी है। अब जिस प्रकार से बिहार में जो
प्रेशर पॉलिटिक्स अभी तक चल रहा था नीतीश कुमार को लेकर के, मुख्यमंत्री पद को लेकर के नीतीश कुमार अपने तरीके से ये गठबंधन को हैंडल कर रहे थे। तो यहाँ पे भी बिहार में क्या उसका कुछ असर दिखेगा प्रेशर पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार के ऊपर? देखिए, बिहार में ऐसा है कि यहाँ अभी हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में काफ़ी कार्य हुआ, और पहले कार्यकाल में नीतीश कुमार इसलिए आए थे कि उसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब थी। लोग सबसे ज़्यादा त्रस्त यही थे कि हम भूखे भी रहें लेकिन शांति से रहें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब थी। आप 7 बजे के बाद सड़कों पर चल नहीं सकते थे। तो नीतीश कुमार ने इससे मुक्ति दिलाई। यदि थोड़ा सा क्राइम बढ़ा है और वो बढ़ता घटता रहता है उसका ग्राफ, वो कोई यूनाइटेड क्राइम आजकल कम हो गया है। कम हो गया है। संगठित गिरोह द्वारा जो बिहार के बारे में कहा जाता था कि पवन जी की अपहरण उद्योग यहाँ है, उद्योग, हाँ सही बात है। तो इन चीज़ों पर, बड़े बड़े क्रिमिनलों पर, हाँ, या तो काउंटर किए गए या फिर जेल में डाले गए। कुछ लोग राजनीति में आकर के अपनी धारा बदल लिए, ये सब चीज़ हुआ। तो क्राइम पर जो संगठित गिरोह द्वारा जो क्राइम होता था वो क्राइम होना बंद हो गया है। छोटा क्राइम हमेशा होता रहा है और होता रहेगा, चाहे सत्ता किसी की आवे, बिहार हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो। छोटा क्राइम कभी बंद नहीं होता है। घरेलू हिंसा कभी बंद नहीं होता है। नहीं सर, सीट शेयरिंग में इसका कुछ प्रेशर पड़ेगा, देगा बीजेपी नीतीश के ऊपर, डालेगा? देखिए, बीजेपी का राजनीति राष्ट्रीय राजनीति की धारा को लेकर के चलता है। हाँ, कुछ तो पड़ेगा असर, लेकिन जितना असर पड़ेगा, हाँ, उसका एक अलग साइड इफेक्ट जो है यहाँ है। यहाँ एक साइड इफेक्ट जो है वो जीतन जी हैं, एक चिराग पासवान है। हाँ, तो उस साइड इफेक्ट को यहाँ ये लोग पूरी तरह से पूरा नहीं होने देंगे। हाँ, रही बात कि चुनाव के बाद अगर पूर्ण बहुमत बिहार में आ जाती है भाजपा को, जैसा कि उम्मीद नहीं है, पूर्ण बहुमत आने की नहीं, 100 से नीचे तो सीट ही पर लड़ेंगे, सीट ही पर लड़ेंगे। तो पूर्ण जब भाजपा तभी ये क्या कहते हैं उसको, प्रेशर पॉलिटिक्स कर पाएगी जब वो पूर्ण बहुमत में आएगी। जैसा कि आपको महाराष्ट्र में हुआ, जब पूर्ण बहुमत में भाजपा खुद आई तो उसने क्षेत्रीय दल जो उनके साथ थे उन पर उनको जो है साइडलाइन कर दिया, अपने लीडिंग में आ गए। और एक बात और स्पष्ट कर देते हैं कि भाजपा बिहार के लोगों की जो उम्मीद है, भाजपा वैसा शासन तभी दे पाएगी, चाहे वो राज्य बिहार हो, दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, जब तक भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होगी। चलिए, तो अभी आपने सुना, ये कृष्णकांत मिश्रा सर जी थे और ये बड़े वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं। अपने विचार को रखते हुए उन्होंने बहुत कुछ आज बताए हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।